हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये दोस्तों आपका लेक्चर 2 है। फर्स्ट में हमने बेसिक डिस्कस किए थे, यानी कि दोस्तों आपके यूनिट फर्स्ट यानी स्थिर वैद्युतिकी में क्या क्या पढ़ना वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। और दोस्तों अगर वीडियो देखना तो आपको वीडियो के लास्ट में यानी इस क्लास के लास्ट में स्क्रीन पर ही आपको दिख जाएगा, क्लिक करेंगे आप उस चीज उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा फिजिक्स यानी कि दोस्तों आपका वैद्युतिकी आप जितना जब तक पढ़ते चलेंगे तब तक ये आपको वैद्युत आवेश मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे और अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस करें। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट अब तक क्लास में से जुड़ चुके हैं तो इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में फटाफट आप लोग सभी जो हमारे प्यारे छात्र हैं वो क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जितने ही इंपॉर्टेंट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2023 में जबरदस्त तैयारी कर सके। दोस्तों आप सभी की तैयारी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसमें पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा वो सब मिलता रहेगा, और साथ में क्लास का नोटिफिकेशन यानी कि लिंक भी उसमें शेयर किया जाएगा। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम भी यूज करते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप जुड़ जाइएगा ताकि उसमें हम पीडीएफ जब भी प्रोवाइड करेंगे आपको आसानी से वहां से भी आप पा जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम विद्युत आवेश, ध्यान सुनिएगा, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज शुरू करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट आपको हम परिभाषा बताने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जान करके फिर हम वैद्युत आवेश की तरफ बढ़ेंगे और सब कुछ पूरे बेसिक से डिस्कस करेंगे और आपको आज के वीडियो में यानी आज के क्लास में पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आपका फिजिक्स में इकाई फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाए कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पता भी होना जरूरी है। तो हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि वैद्युतिकी क्या होगा, जिसे हम इंग्लिश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, यानी कि वैद्युतिकी होता क्या है। पहले हम उसको जानेंगे, उसका परिभाषा समझेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी का परिभाषा कहता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाता है। सिंपल सी बात है कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम आवेश का अध्ययन करते हैं ना, आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युतिकी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। बात क्लियर है दोस्तों। वैद्युतिकी जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका आ जाता है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा होता है आपका गतिक वैद्युतिकी। यानी कि दोस्तों एक में रहेगा कि आपका स्थिर रहेगा, उसमें आवेश स्थिर रहेगा, और दूसरे वाले में क्या रहेगा कि आवेश जो होगा वो गति करेगा। बस यही अंतर है। आइए इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसे पहला परिभाषा आप देखिएगा स्थिर वैद्युतिकी का, क्योंकि अब हम इकाई यानी अध्याय फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, उसमें स्थिर वैद्युतिकी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिभाषा कहता है कि वैद्युतिकी, अब देखिए ये दो प्रकार का है तो परिभाषा बदल जाएगा कि वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों, ध्यान सुनिएगा कि क्या बोला, स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। समझ गए आप? अगर उतना भी नहीं समझते तो इतना भी आप लिख सकते हैं कि वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश यानी कि आवेश क्या होना चाहिए, रुका होना चाहिए। यानी कि जब आवेश रुका है तो जब उसका हम आवेश रुके हुए आवेश का जब हम गणना करते हैं या अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। समझ में आ गया? जस्ट इसी का उल्टा सेकेंड आपका हो जाएगा स्थिर वैद्युतिकी। चलिए इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में तो इसमें आपका एग्जांपल पहला अध्याय जो है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये जो चैप्टर है पहला आपका, ये किसके अंतर्गत आएगा, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें हम जो पढ़ाई करेंगे यानी जो इसमें पढ़ेंगे उसमें आवेश को क्या मानेंगे, आवेश को क्या मानेंगे, आवेश को स्थिर मान लेंगे। क्या मानेंगे, स्थिर मानकर ही इसकी पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो एग्जांपल में आप वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर आप बता सकते हैं। दूसरा आप इसे बता सकते हैं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव तथा क्या, संधारित्र या धारिता, धारिता।
ये वाला भी चैप्टर, सेकंड जो चैप्टर है वो भी किसके अंतर्गत आएगा, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आएगा। यानी इसमें भी हम आवेशों को ठहरा कर यानी कि स्थिर करके ही गणना करेंगे। क्लियर हो गया, यानी कि आपको एग्जांपल भी पता हो गया कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं और स्थिर वैद्युतिकी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए सेकंड है आपका गतिक विद्युतिकी। इसका परिभाषा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा कि वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें आवेशों की गति अवस्था में यानी कि वो चालू अवस्था में यानी कि वो गति कर रहा है, गतिक अवस्था में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गतिक वैद्युतिकी कहलाता है। नाम से क्लियर है, गति यानी वो उसमें आवेश क्या होगा, गति करेगा। इसमें क्या होगा, आवेश क्या करेगा भाई, आवेश क्या होगा, गति करेगा, गति करेगा। बस सिंपल सी बात है, बस इतना समझ गए तो हो गया। एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, वैद्युत धारा। तीसरा चैप्टर वैद्युत धारा जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, गति वैद्युतिकी के अंतर्गत आएगा। तो आप चैप्टर में कौन सा बता देंगे, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में हम आवेश को क्या करते हैं, खूब दौड़ाते हैं, खूब दौड़ा दौड़ा कर उसकी गणना करते हैं। ये पता होगा, अभी जस्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग चलते हैं वैद्युत आवेश की परिभाषा की ओर। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, वैद्युत आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इंग्लिश को भी आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत ही बड़ा जरूरी है, तो इसको आपको देखना ही देखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानेंगे, उसके बाद फिर हम आपको परिभाषा, जैसा कि यहाँ हमने नोट लिख दिया है तो ये भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे कि बहुत बचपन में आप लोग खेलते थे तो क्या करते थे कि एक पेन ले लेते थे, उसको अपने बालों में रगड़ते थे। ठीक है, पेन लेकर के बालों में रगड़ते थे और छोटे छोटे टुकड़े काट करके जमीन पर रख देते थे। तो रगड़ने के बाद फिर उस पेन को लेकर के जाते थे तो वो क्या करता, जो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा हुआ करता था तो क्या वो पेन में चिपक जाता था। तो दोस्तों जो चिपकता था ना, वह क्या होता था, एक तरीके से क्या होता था, वह आवेशित हो जाता था। क्या हो जाता, आवेशित हो जाता था। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश बोलते हैं। सिंपल से ये मतलब गांव वाली भाषा हो गई। ठीक है, जिसमें कि आप किसके किसके साथ रगड़ सकते हैं, जैसे कुछ अलग पर, जैसे कांच को रेशम के साथ, एनाबाइट को छड़ को और बिल्ली की खाल से परस्पर हम रगड़ते हैं, तो ये क्रियाएं होती हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों कागज के टुकड़ों के जो हमने आपको बताया कि ऐसे रगड़ करेंगे तो हो जाएगा, जैसे कि आपने बचपन में किए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश बोलते हैं। अब थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में इसको लिख लेते हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, फिजिक्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होता है। इसको जैसे समझते हैं उसी भाषा में अगर लिखेंगे तो वही फिजिक्स, आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं। समझ गए, चलिए तो वैद्युत आवेश आप लोगों ने डाल दिया। तो परिभाषा ध्यान सुनिए, कहता है किसी पदार्थ का वह गुण, ध्यान सुनिए, कोई पदार्थ है उसका वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत, ध्यान सुनिए, जिसके कारण उसमें क्या हो जाए, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि दोस्तों हम क्या समझे, हम ये समझे कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रो यानी विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। बात क्लियर हो गया, बस इतना ही आपको यहां पर परिभाषा देना था। अब दोस्तों इसे जो है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हैं कितना ही सिंपल सा है, बहुत ही मजा आने वाला है। पूरे एक साल अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे, जितना बताते हैं अगर उतना आप लोग करते चलते हैं, विश्वास मानिए आप बोर्ड एग्जाम में झंडे गाड़ करके आएंगे। ठीक है, तो इतना आप जितना नोट्स बता देते हैं उतना आपको बस करते जाना, ज्यादा भी करेंगे या कम नहीं करेंगे, जितना बताते उतना आपको करते चला है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा अभी देखिए क्लास शुरू कर रहे हैं, अभी बच्चे कम है, तो आप लोग अपने दोस्तों में फटाफट इस क्लास को शेयर कर दिया करिएगा। ठीक है, तो बच्चे आ जाएंगे, जितना आप धीरे धीरे आप इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद हम क्लास को लंबा लेकर के चलेंगे और क्लासेस और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं बेसिक से, थोड़ा थोड़ा आपको भार देंगे, उसके बाद जो है फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका दोस्तों ये फिजिक्स होगा, इसी तरीके से मैथ्स का भी क्लास चलेगा और इसी तरीके की केमिस्ट्री का, और समय मिलेगा तो हिंदी और आपका जीव विज्ञान का भी क्लास चल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों एक नोटिस आप लोगों को देना था, जैसा कि वीडियो आप लोगों को मिल गया, अगर नई वीडियो देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, आपको इस क्लास के लास्ट में भी दिख जाएगा कि दोस्तों यूपी बोर्ड का एकेडमिक कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें कि बोर्ड एग्जाम 2023 जो है आपके मार्च में कराने का यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया। मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, हो सकता है कि पहले दूसरे तीसरे मार्च से ही शुरू हो जाए, और आपका जो प्रैक्टिकल की जो परीक्षा है वो जो है आपका
16 फरवरी से लेकर के लास्ट यानी 28 फरवरी के बीच में संपन्न कराया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि मार्च में आपका पेपर है। तो हर अब दोस्तों आगे बढ़े तो इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश यानी क्यू का एसआई मात्रक आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या होता है भाई? क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और एक पॉइंट इसमें और हम आपको बताते हैं, एक फार्मूला है जिस पर कि आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि किसी आवेश में, ध्यान सुनिएगा, यदि आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या हो? n हो तो एक फार्मूला निकल करके आता है Q बराबर के NE, Q इक्वल टू NE। अब जहां पर आप दर्शाएंगे, जहां Q हमारा क्या है भाई? Q हमारा क्या है? आवेश है। क्या है भाई? आवेश है। E जो है, E, ठीक है, E हमारा जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या भाई? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है। और इसका जो मान होता है, ठीक है, E का मान याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो यह आपको याद होना चाहिए। E का जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम होता है। कूलाम होता है। आज इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तुरंत अभी, ठीक है। E इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम होता है। और n जो है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या भाई? n जो है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इस पर आपको सवाल मिलेगा तो आप कर लेंगे। अभी हम जस्ट आपको पूरा क्लियर पढ़ा देते हैं, लास्ट में हम इस वाले सूत्र पर एक हम आपको क्वेश्चन भी अंकित कराकर दिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। इतनी बातें अगर क्लियर हो गया है तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते तो एक पॉइंट और आप लोग याद कर लीजिएगा, आवेश के प्रकार, ठीक है, आवेश के प्रकार। तो इसको हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला आपका होता है, ध्यान सुनेगा, पहला होता है आपका धनावेश, और दूसरा होता है आपका ऋणावेश, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। यानी कि दोस्तों आवेश हमारा कितने 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका धनावेश, दूसरा होता है हमारा ऋणावेश, ठीक है। परिभाषा सिंपल सी इसका है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग धनावेश कहते हैं। और जैसे इसी का उल्टा हो जाएगा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या बोलते हैं? ऋणावेश बोलते हैं। सिंपल से है, इसमें आपको ज्यादा कुछ पूछता नहीं, तो बस आवेश आप जान जाइए कि कितने प्रकार के यहाँ पर होता है, ठीक है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और आप जान लीजिएगा, सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। सजातीय का मतलब कि जो क्या रहेगा? समान आवेश रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। जैसे कि धन आवेश और धन आवेश रहेगा तो इनके बीच में क्या होगा भाई? इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यही भी एक धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। सिंपल सी बात है, बस इतना ही आपको जाननी है, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे कि वैद्युत आवेश की इकाई, जैसा कि जैसे मैंने आपको इकाई बताया है, अब जान लेते हैं वैद्युत धारा की फार्मूला, वैद्युत धारा क्या होता है, और इसका हम लोग यहाँ पर मात्रक देख लेते हैं। अब दोस्तों वैद्युत आवेश की इकाई यानी कि मात्रक भी जैसे हमने आपको बता दी है, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद हम जो है दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे वैद्युत धारा, ठीक है। वैद्युत धारा के आधार से हम वैद्युत आवेश का हम यहाँ पर मात्रक भी बताएंगे, ठीक है। तो वैद्युत धारा आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि, ठीक है, तो किसी चालक में, ध्यान सुनिएगा, परिभाषा कहता है कि किसी चालक में से आवेश के बहने की दर को, आवेश की बहने की दर को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी बात है,
या ये नहीं आता और डायरेक्ट कहिए कि आवेश की प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी बात जो कि हाई स्कूल में हमने रटा हुआ है कि आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसे जो है हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कैपिटल आई भी होता है, कभी कभी स्मॉल आई भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो वैद्युत धारा अब फार्मूला हम यहां से निकाल लेंगे जो हमने अभी जस्ट बोला है। तो वैद्युत धारा आई बराबर फार्मूला क्या कहता है, आवेश बटे क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा। तो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करें, समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां से वैद्युत धारा का सूत्र निकल करके आ गया। ठीक है, वैद्युत धारा आई कटू आवेश बटे क्या होता है, समय, यानी दोस्तों आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान के टी होता है। संकेत में ऐसे आप करेंगे और ये आप जान ही रहे हैं। ठीक है, और इसी को जैसे हम उल्टा करेंगे, अगर आवेश बराबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आवेश यानी कि Q बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, E इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा गुणे क्या हो जाएगा, समय। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आवेश का फार्मूला बताइए तो आप क्या बताएंगे, वैद्युत धारा और इंटू क्या होता है, समय, यानी कि दोस्तों Q बराबर के IT होता है। Q बराबर के IT, ये बेसिक फार्मूला याद रखिएगा। दो फार्मूला आपको पता चला, Q बराबर IT। अगर आपसे कोई पूछता है वैद्युत धारा और समय के में बताइए संबंध, तो आप ये बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के संबंध में आप बताइए तो क्या बताएंगे, Q बराबर के NE। दो फार्मूला यहाँ पर आपको निकल गया। तो दोस्तों आज के सेशन का और आज के क्लास का और कक्षा 12 के पहले चैप्टर का पहला फार्मूला ये दो आपका निकल करके आ गया है। दोनों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक अगर बातें क्लियर हो गई हैं, और आवेश का मात्रक हमने आवेश का मात्रक हमने आपको क्या बताया है, कूलाम, किसमें, एसआई पद्धति में। ठीक है, अगर एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, यहां से हम निकाल सकते हैं। देखिए वैद्युत धारा को किसमें मापते हैं, ध्यान सुनिएगा, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, नोट कर लीजिएगा। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का आप लोग क्या जानते हैं, सेकेंड जानते हैं। ठीक है, बस वही लिख देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड, बस यही आ गया आवेश का मात्रक। एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में भी आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या एसआई में क्या हो जाएगा आपका, कूलाम। ठीक है, इतना बातें समझ में आ गई। यानी कि दोस्तों आपने क्या सीखा, बेसिक आपने समझ लिया कि वैद्युतिकी किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं और गतिक वैद्युतिकी किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो आपको पता हो गया। वैद्युत आवेश क्या किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है वो भी पता हो गया। दो फॉर्मूले हमने आपको बता दिए यहाँ पर, और ये इसका मात्रक हमने सब कुछ बता दिए। ठीक है, अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप लोग इसको अगर जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। आवेश संरक्षण का नियम आपसे पूछता है, आवेश संरक्षण का नियम बताइए। तो इसका परिभाषा आप ध्यान सुनिएगा कि आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश क्या होता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नियत रहता है। तो अब कहेंगे कि अतः आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, यानी कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ क्या बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का क्या है, नियम है। यानी कि दोस्तों इसमें आवेश को ना हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम है। इतनी बातें क्लियर हो गई है, तो एक हम आंकिक बता देते हैं, उसके बाद क्लास को हम समाप्त करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आंकिक का आपके सामने आ चुका है। आंकिक प्रश्न पहला क्वेश्चन है कि एक धातु के गोले पर, ठीक है, एक धातु के गोले पर 2.0 × 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है, तो इस सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है।
बस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और सब कुछ यहाँ वैल्यू आपको दे रखा है। तो दोस्तों कैसे फिजिक्स का आंकिक प्रश्न लगाते ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते थे, लिखेंगे यहाँ पर दिया है सबसे पहले, ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में भी करिएगा, ठीक है। दिया है, क्या दिया भाई हमें, धातु के गोले पर आवेश, धातु के गोले पर आवेश हमें दिया हुआ है, आवेश यानी कि क्यू हमें दिया हुआ है। देख सकते हैं एक धातु के गोले पे इतना कूलाम, कूलाम का मतलब ये क्या दिया हुआ है, हमें आवेश दिया हुआ है, किसमें, इसका ये क्यू यानी आवेश का ये मात्रक लिखा हुआ है। तो कोई भी वैल्यू अगर हमें देता है तो उसके मात्रक में वो लिख करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 2.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस समान अवस्था में कितने, यहां पूछा कितने है ना, क्वेश्चन पूछ दिया कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, यानी दोस्तों हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे यन का मान पूछा हुआ है। किसका मान पूछा, तो यन का मान पूछा, तो ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉनों में, ई का मान आप लोग जानते हैं कितना भी, जस्ट बताया आपको, ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अब फार्मूला भैया आपको तो पता है, ठीक है, फार्मूला तो आपको पता है, अभी जस्ट आपको बताएं क्या, Q इक्वल टू की यन ई, Q का मान दिया हुआ, E का मान हमें पता ही है, यन का मान निकालो तो यन बराबर, यहाँ से सरल करेंगे तो यन बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान की क्या हो जाएगा, E, वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यन बराबर Q का मान रखेंगे 2.0 इंटू 10⁻⁹ अपान क्या हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, कोई भी आंकिक प्रश्न सरल करने से पहले उनका आप मात्रक देख लीजिएगा कि दोनों सेम है या फिर नहीं, यानी कि दोस्तों सेम का मतलब ये नहीं कि कूलाम कूलाम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि या तो आप उसको एसआई मात्रा में सभी को रखिए, या एमकेएस में रखिए, या सीजीएस में रखिए, लेकिन एक में ही, एक पद्धति में आपको सभी का मान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि सब एक ही पद्धति में दिया हुआ एसआई में, तो हमने रख दिया है, ठीक। अब इसी को आपको सरल करना है। सरल कैसे करें, देखिएगा, ये -19 से 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सरल करें क्या हो जाएगा आपका 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से ये माइनस से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, +19 हो जाएगा। अब सरल करेंगे तो क्या पाएंगे, 2/1.6 इंटू 10⁻, इसमें से ये घट जाएगा, क्या 10⁻, प्लस आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो कितना भाग देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻10, ठीक है। यही n का मान आएगा, यही आंसर होगा। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखेंगे, अतः धातु के गोले पर ऋण आवेश है तथा इस पर 1 पॉइंट इतना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, बस इतना ही आपको लिख देना, आंसर मिल जाएगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी में क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी दोस्तों कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे भाई, कूलाम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, और बाकी जैसे समय आता है तो फिर हम लोग जो मैथ का क्लास है, मैथ का फिर और केमिस्ट्री क्लास देखेंगे, और कुछ दिन में हम आपको टाइम टेबल भी प्रोवाइड करा देंगे, और उसी टाइम पर रोजाना आपकी क्लास चलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।